Hi, this is Shan. Welcome to our series Admission in Focus. And in this video today with us, Shandip is there. Hi, Shandip. Hello, Sian. How are you? Yeah, I'm going fine. How about you in lockdown? Yeah, it's going good. But in the Germany, the conditions are far better than India now, so it's good. So Sandip is with us today to share the informations. In this video, we will just put some informations and some light on Germany PhD. Means how you want to explore the labs, how you have to search for different research positions in Germany. Shandip, can you introduce you? Yeah, my name is Sandeep Chauhan, and currently I am doing my PhD in Germany from the University of Bonn in Inorganic Chemistry Department in Professor Alexander C. Philippos lab. And currently, basically, I am working on the organometallic chemistry or main group elemental chemistry. भैया मैं एक ही चीज पहले पूछना चाहते हो, एक टाइमलाइन कब होता है, मतलब एप्लीकेशन प्रोसीड्योर हम लोग कब स्टार्ट करेंगे? एक्चुअली ये कोई डेफिनेट टाइमलाइन नहीं होता है कि तुम्हें इसी टाइमलाइन के अंडर अप्लाई करना है। जब भी किसी भी प्रोफेसर के पास अगर जो तुम्हें अप्लाई करना चाहते हो और उसके पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो तुम थ्रू आउट ईयर कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई डेफिनेट टाइमलाइन नहीं होता है थ्रू आउट यूरोपियन कंट्रीज में। एंड नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू नो रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है जब हम लोग एप्लीकेशन भेजता हो, मतलब जब मेल करता हो सर को तब क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, लेकिन सभी प्रोफेसर एक अपना डेफिनेट क्राइटेरिया डिजाइन करते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ चीजें कॉमन्स होती हैं, जैसे तुम्हें अपना सीवी और अपना रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और अपना कवर लेटर तुम्हें अपने मेल के साथ अटैच करके भेजना होता है अपनी प्रोफाइल को गुड शो करने के लिए, मतलब अच्छा शो करने के लिए वहां पे। लेकिन कुछ प्रोफेसर स्पेसिफिक करते हैं, जैसे वो इंग्लिश प्रोफेंसी लैंग्वेज टेस्ट मांगते हैं, तो उसके लिए तुम्हें टोफल और आइल्स में से कोई एक एग्जाम देना होता है और उसका स्कोर कार्ड तुम्हें उसके साथ अटैच करके भेजना होता है। बस यही तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तुम्हें सप्लाई करने होते हैं सबसे पहले इनिशियल स्टेज में। तुम जब मेल किया था प्रोफेसर को, तब प्रोफेसर कैसे तुम सर्च किया था, मतलब मेरा कैसे समझ आएगा एज एमएससी स्टूडेंट दैट आई शुड मेल दिस प्रोफेसर? Yeah, actually, this is a good question, and this is the question of many persons and many means youngster who are going to apply. There is a इसके लिए तुम सबसे पहले गूगल पे सर्च करो QS रैंकिंग 2020 ऑफ मींस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की। तो उसमें तुम जर्मनी अपना फिल्टर करने के बाद तुम्हें जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। तुम जो भी रैंकिंग वाइज यूनिवर्सिटी है उनके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट साइट पे जाकर वहां पे फैकल्टी पोजीशन पे जाकर तो वहां पे फैकल्टीज के नाम आ जाते हैं और तुम फैकल्टी के वेब पेज पे जाकर वहां पे देखो, अगर जो उनके अंडर वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो उस पर्टिकुलर फैकल्टी या उस पर्टिकुलर प्रोफेसर ने वहां पे मेंशन कर रखा होगा कि उनके पास इतनी पोजीशंस अवेलेबल हैं और उन्हें इस रिक्वायरमेंट का कोई भी एक रिसर्चर चाहिए होता है। तो सबसे बेस्ट वे ये है, सबसे पहले आप QS रैंकिंग पे सर्च करो यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की साइट पे जाओ और वहां पे फैकल्टी चेक करो और फैकल्टी में प्रोफेसर्स जो होते हैं उनके पर्सनल वेब पेज पर जाकर वहां पर देखो कि अगर जो उनके पास वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है एक पर्टिकुलर रिसर्चर को सिलेक्ट करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर जो तुम्हारा मैच करता है और तुम्हारा इंटरेस्ट मैच करता है तो तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस प्रोफेसर को मेल कर सकते हो। At this juncture, I just want to add one thing that in my case, what I did, I searched in this way. I was interested in supramolecular host gas chemistry, so I went for the international conference. So whatever the good professors went, surely will go to the international conference. So the speaker note, if you see the speaker note, surely you will have the professor's name. So you can directly go through that way. You can directly mail that professor. That is also very helpful, I think. Okay. I want to mention a site as well. There is a site which name is you can search on the Google Chrome, only Google Chrome. That is scholarshipdb.net.in. If you go in this site, then there is a lots of vacancies which shows in the Europe and other than European countries as well. So you can go in this particular site as well. This is the
site designed for the researchers only. So you can go on this site as well. This is scholarshipdb.net.in. और दूसरा होता है अगर जो तुम्हें माना किसी पीएचडी करने वाले मींस रिसर्चर को इंटरेस्ट है कि वो कैटालिसिस में जाना चाहता है, तो कैटालिसिस के इंटरनेशनल ऑर्गन वो होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो उस कॉन्फ्रेंसेस में जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनके वेब पेज पे जाकर भी आप देख सकते हो. तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. 3 ऑप्शंस मैं बता चुका हूँ. आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी के साइट पे जाओ, वहां से डिपार्टमेंट की साइट पे जाओ और उस प्रोफेसर के पर्सनल वेब पेज पे जाओ. दूसरा आप होता है scholarshipdb.net.in साइट है, उस पे जाके भी सर्च कर सकते हो. और तीसरा होता है कि अगर तुम किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, उसकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की साइट पे जाके वहां पर सर्च. Box that what you wrote in your email whenever you mailed for the first time. Yeah, initially I was not so much experienced, but later on I had a folder, means I had a particular format in which you need to write an email to your professor. If you want that folder in which you need to write, so I will share with you, I will send to you, and you can share to your subscriber or your listeners. That will be a good thing, I think so. So I will send you a PDF of that one. And there is a specific format there is not a standard one, but that is a specific one, and I choose that one, and that worked for me, so it's okay. You can use that one as well. Yeah. And हम लोग जब मेल करता था तब क्या ऐसे दिखाना होगा जिस प्रोफेसर को मैं टारगेट कर रहा हूँ उसी का जो टॉपिक है उस पे हम लोग इंटरेस्टेड. तुम ऐसा नहीं दिखा सकते कि तुम बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हो काम के लिए या बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो. तुम क्या कर सकते हो कि जिस भी प्रोफेसर के लिए तुम्हें अप्लाई करना, पहले उसकी वर्क को स्टडी करो, उसके जो पब्लिकेशंस आए हैं रिसेंटली उन्हें स्टडी करो, तभी तुम उस अपना इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हो कि तुम इंटरेस्टेड हो नहीं. और मेनली तुम अपने बारे में डिस्क्राइब कर चुके होते हो अपनी सीवी में और एसओपी में, तो तुम्हें जब मेल लिखते हो तो तुम्हें उस प्रोफेसर के रिसर्च से रिलेटेड लिखना होता है, जो वो तुम्हें मींस रिप्लाई करने के लिए मतलब फोर्सली तुम्हें रिप्लाई करे बस. तो ये है कि तुम्हें उसकी रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट हो करना और उसके रिसर्च से ज्यादा मोटिवेटेड होना है कंपैरिजन टू तुम्हें रिप्लाई मिलना चाहिए इससे. What about the next after mailing? Let's say I'm getting an answer then. Yeah, that is a good question actually. Whenever you are going to get an answer, and if it is positive, then the professor will definitely schedule an interview for you. And in my case, it was a 3-round interview, means 1 round, after 1 month 1 round, and after 1 month 1 round. So for I passed 3 interview, and basically there will be a 2 times interview. And if you are good in that interview, he will ask about your research topic and your research interest and about what you read about him. So after that, he will conclude everything. And if it is positive, then he will write a mail within 2 weeks and he will take you. This is the overall procedure. But it depends overall on your interview performance, basically. And it will be a hardly not 1-time interview, it will be a 2-round interview, surely. Minimum 2 round and maximum it can be up to 5 or 3. इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है प्रोफेसर? दिस इज द इंटरव्यू में सबसे पहले वो तुमने जो भी रिसर्च करा है तुम्हारे मास्टर्स थीसिस में या तुमने कहीं पे इंटर्नशिप करा है, तो उससे रिलेटेड पूछता है कि तुमने कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करी है और तुम्हारे पास क्या क्या एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं और तुमने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मींस जो उससे रिलेटेड हैं, जो उसके रिसर्च से रिलेटेड हैं. उसके बाद वो मेनली फोकस करता है अपने वर्क पे कि तुमने उसके वर्क के बारे में क्या क्या स्टडी करा है, उसके पब्लिकेशंस पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, और उसके पब्लिकेशंस पढ़े हैं तो तुम उस रिसर्च से तुमने क्या क्या कंक्लूड करा है. मेनली फोकस होता है एक्सपेरिमेंटल सेक्शन पे उसके और जो तुमने कर चुके हो उसके. तो बेसिकली ये होता है. और पीपीटी भी मांग सकता है, मतलब पीपीटी के थ्रू ही इंटरव्यू होते हैं मैक्सिमम. Exactly. And I just want to know one things that some of our juniors has already asked me our channel that
whether publication, whether any review paper is really needed to get admissions in Europe, Germany. How about your view? No, actually not. I didn't have any publication up to now, and I got selected here. But yeah, if you have any publication, then it can strengthen your profile. Means comparatively, if two guys are going to apply, one have publication and one don't have publication, so surely this is a common thing. Then the guy who has publication get more priority than that guy that who don't have the publication. But it's not mandatory. Be clear in your mind. It's not mandatory. You can select without any publication here. This is not mandatory thing. Be clear about it. Okay. And what's the fellowship? What's the fellowship options after, let's say, getting a positive answer and all the interview are also going well with the professor? And then what next? वो नेक्स्ट थिंग ये होता है कि वो प्रोफेसर तुम्हें एक ऑफर लेटर जनरेट करके देता हो और उस ऑफर लेटर में तुम्हारी फेलोशिप की अमाउंट होती है. अगर जो तुम किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी जिन्हें बोलते हैं इंडिया में, उसमें अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें जो फंड आता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है. तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग सोर्स के लिए अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो फंडिंग सोर्स सफिशिएंट होता है जर्मनी में सर्वाइव करने के लिए और एक अच्छा लाइफ जीने के लिए. No, what's the difference between this public university funding and private? What should I choose? I recommend you to go through the public universities because there are more benefits of the public university than to the private universities. Because public universities provides you more facilities whenever you are going to live in the Germany, like transportation facilities and all other facilities, and you will get discount on each and everything wherever you are going. If you are there. Yeah, so if you are going to apply in a public university, so maximally you are going to get the fund from the university side and you don't need to bother about the funding source, any external funding source. This is also thing in the private university that some private university provide you fund, but in the maximum case you need to apply through the external agency source. And I will recommend you to apply in the public university, and then they will provide you fund if you are going to select after your successfulness of your interview. So don't need to bother about funding sources if you are applying in a public university and you are going to pass your interview. Exactly. And so what about the summary is actually, I have to mail the professors, and if I get a positive answer, I have to sit on an interview, and then I don't have to apply for any scholarship options. They will actually arrange. Yeah, the thing is that if professor have sufficient fund and university have sufficient fund, then they will not say to you that you need to apply for the external funding source. If they don't have funding source, then they will help you a lot in each and every aspects of applying to the funding source, like DAAD fellowship. You don't need to bother about that one more. I think so. You need to bother only about your research and your interview stuff more. And the else thing is done by the professor maximally. Whenever you are going to apply under any professor, you need to research on that professor more. Means you need to research that how the work is going on and how publications are coming more frequently or less frequently, and you need to study about his research topic more. And research. I just want to ask one last question. That sure. There are any boundness that you have to finish your PhD within 3 years or 4 years something? Actually not. I want. यहाँ पे ये कहते हैं कि 3 साल के अंदर तुम्हें पीएचडी कंप्लीट करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 3.5 साल तुमने काम करना होता है मैक्सिममली और तुम्हें 6 मंथ मिलते हैं अपने थीसिस राइट करने के लिए, तो 4 साल में के विद इन तुम्हारा पीएचडी फिनिश हो जाता है. फंडिंग इनिशियल में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन बाद में 1 साल के लिए वो एक्सटेंड कर दिया जाता है आइदर थ्रू द यूनिवर्सिटी और थ्रू द प्रोफेसर, और उतनी ही फेलोशिप तुम्हें मिलती रहती है जब तक तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती है. तो तुम्हें उसके बारे में टाइम बाउंड के बारे में बोदर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं.